गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मतलब अगर मैन्युफैक्चरर यानी जिनके पास फैक्ट्री अवेलेबल है, जो खुद से गुड्स प्रोड्यूस्ड करके मार्केट में सेल करते हैं, वो अगर अपना अकाउंट बनाए तो कैसे होगा? तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जैसा होता है वैसा होगा। एक एक्स्ट्रा अकाउंट होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर ही लिए थे, बस हम लोग का प्रैक्टिकल 3 क्वेश्चन बाकी है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर पंकज रन्स ए फैक्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री है इसका मतलब ही मैन्युफैक्चरर है। विच प्रोड्यूस मोटर स्पेयर ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। अच्छा, ये लोग क्या प्रोड्यूस क्या करते हैं? मोटर स्पेयर, मतलब मोटर का स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी करते होंगे, तभी बोला है एक्सपोर्ट क्वालिटी का। द फॉलोइंग डिटेल्स वेयर, द फॉलोइंग डिटेल्स, एक सेकंड, हाँ, द फॉलोइंग डिटेल्स वेयर ऑब्टेन अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 का इनका डिटेल्स दिया हुआ है। WIP का मतलब मैंने लास्ट दिन भी बताया था, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा बना हुआ गुड्स। इसका ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न। अब रॉ मटेरियल रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग सप्लायर को अगर रिटर्न कर रहे हैं तो इससे ये पूरे डिटेल से हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है वो, ठीक है, कंज्यूम निकालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बता दिया है। और उसके बाद रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सब बता रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है फैक्ट्री शेड पे कितना लगा है, प्लांट एंड मशीनरी पे। तो ये सभी लेकिन हमारा फैक्ट्री रिलेटेड आइटम ही बता रहा है। साहिल का कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव कर दे? ये वाला कैंसिल कर दे। अच्छा ठीक है, चलो। बाई प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस 20,000। अच्छा, अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि फिर बोला है यहाँ पर सिर्फ प्रिपेयर करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है? फैक्ट्री में हुआ एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ, in the books of Mr. Pankaj, manufacturing account। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग WIP है वो लिखा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिन पूरा प्रोसेस देखा था, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग WIP। वर्क इन प्रोग्रेस लिखना जरूरी नहीं होता है, हम लोग WIP भी लिख सकते हैं, 3,90,000, ये शॉर्टकट में लिखना चलता है, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये पूरा लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन तुम लोग सही तरीके से कर सकते हो, हम उतना नहीं कर रहे, फिलहाल लिख देते हैं 31 मार्च 20। अच्छा, तुम लोग को यहाँ लेकिन डेबिट क्रेडिट ये सब लिखना पड़ेगा, कॉलम वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाई क्लोजिंग WIP, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग हम लोग का इधर आएगा, तो इधर लिख दिया मैंने 5,07,000। अच्छा, इसके बाद है रॉ मटेरियल। देखो ये दोनों चीज हम लोगों ने पुट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग रॉ मटेरियल का लिखेंगे, तो रॉ मटेरियल परचेज ओपनिंग। अब रॉ मटेरियल का क्या लिखना पड़ता है? कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किए, तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन।
टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कंज्यूम्ड मतलब कितना यूज किया, कंज्यूम्ड का मतलब कितना यूज किया। तो कैसे पता करेंगे कितना यूज किया, जितना हम लोग के पास होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, या उससे कम जो हम लोग के पास अवेलेबल होगा यूज करने के लिए, हम लोग उतना यूज कर सकते हैं या उससे कम। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है। ये कितना है, स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल तुम लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक जो है पूरा ही लिखना चाहिए, 3,02,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3,02,000। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, परचेज है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिख सकते हैं परचेज। परचेज कितना किया गया है, 12,10,000, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 12,10,000। यहाँ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रिटर्न भी है, तो नेट परचेज यूज कर सकते हैं। जो परचेज किया है उसमें से अगर हम लोग कुछ रिटर्न कर देते हैं तो वो तो हमारे लिए, हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा यूज करने के लिए, तो रिटर्न 18,000 लेस करेंगे, रिटर्न 18,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि नेट परचेज कितना है, 12,10,000 माइनस 18,000, तो 11,92,000, ठीक है। ये हम लोग का हो गया नेट परचेज, ये नेट परचेज हो गया, ये जो कैलकुलेट होके आया। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब जितना यूज नहीं किया है वो हम लोग के पास पड़ा हुआ होगा, तो देखते हैं कुछ है, हाँ है, क्लोजिंग में है 3,10,000, तो हम लोग लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 3,10,000। अब इससे हम लोग का रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो जाएगा, 11,84,000, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, ये पूरा डिटेल्स भी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ तक। अब इसके बाद बोला है इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। तो सबसे पहले डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही इनडायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो, डायरेक्ट वेजेस है वो लिख लेते हैं, लास्ट में इनडायरेक्ट लिखेंगे। मैंने ऐसे ही फॉर्मेट भी करवाया था, डायरेक्ट सारा लिख लो, उसके बाद इनडायरेक्ट लिखने से वो फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग प्रिया। टू डायरेक्ट वेजेस देखो कितना है, 2,10,000। सिंपल इसे लिख दो, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह तो है नहीं इस क्वेश्चन में, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हाँ है, रॉयल्टी है, डायरेक्ट एक्सपेंस उसके अंडर रॉयल्टी, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अंडर लिखेंगे रॉयल्टी, इसके नीचे ऐसे लिख दो पॉइंट देके रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी जो है दिया हुआ तो टोटल में है, पर यूनिट में तो बोला नहीं, हमें कैसे पता चल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन ही बता रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,30,000। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। 1,30,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं बचा, देखो ये WIP पहले लिख लिया, ओपनिंग क्लोजिंग, यहां से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट वेजेस लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी लिख लिया। अब बचा इनडायरेक्ट, अब दोनों इनडायरेक्ट को पुट करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। देखो थोड़ा आगे पीछे लिख दोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है ना, तो अगर हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो हमारा मतलब वो चीज जो है कंसेप्ट अच्छा होता है। क्योंकि देखो सारे डायरेक्ट चीजों का पहले जुगाड़ किया जाएगा, ठीक है, पहले डायरेक्ट चीजों का एप्लीकेशन किया इसीलिए जाता है क्योंकि हर एक डायरेक्ट चीज को हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मैंने तुम लोग को समझाया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलने के टाइम। तो अगर डायरेक्ट को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 यूनिट फिनिश गुड्स में, तो पहले सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख लो, उसके बाद लाइन बाय लाइन इनडायरेक्ट को लिखो, तो वो फॉर्मेट भी ठीक रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इनडायरेक्ट
एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है अवेलेबल उसको हम लोग लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। जैसे पहले है मेटेरियल, ये रहा 16,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने मेटेरियल 16,000। इसको इनर कॉलम में लिख के टोटल करके आउटर में लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आउटर में भी चाहो तो लिख सकते हो, इसका कोई रूल्स नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेटेरियल लिखा, वेजेस लिख दे 48,000, वेजेस 48,000। अच्छा, और कुछ इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हम यहाँ स्लैश देके एम लिख रहे हैं क्योंकि इतना जगह नहीं होगा, MIN लिख देते, बाद में समझ में आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000, यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ भी खास नहीं है, देखो सिर्फ लाइन बाय लाइन हमें पुट कर देना है और कुछ नहीं। सेल किया है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के बारे में लास्ट दिन समझाया तुम लोग को। अगर एंसिलरी वे में निकल के आ जाता है, प्रोडक्शन कुछ और करना चाह रहे थे हमारे पास, उसके साथ कुछ और भी अवेलेबल हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, चीनी मतलब जो शुगर केन से शुगर प्रोडक्शन होता है उसमें मोलासिस, ठीक है। फिर बटर जो है प्रोड्यूस करते वक्त बटर मिल्क, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो हमें इसको इनकम ऐसे दिखाना चाहिए इनकम साइड में, क्योंकि वैसे भी ये इनकम है हम लोग का। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 20,000, बस, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस लाइन बाय लाइन पुट करना था, ना तो कुछ ज्यादा आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी नहीं। अब हम लोग के पास क्या कैलकुलेट होके आएगा, हम लोग के पास कैलकुलेट होके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है उसका टोटल लगा लेते हैं 16,000। अगर तुम लोग आउटर में भी लिख दियो कोई बात नहीं, पूरा टोटल कर लो। 48,000, 2,30,000 प्लस 40 और 60 1,00,000, 3,94,000 प्लस 1,30,000, 2,10,000, 1,184, 3,90,000, 23,08,000। तो ये हमें क्या बता रहा है, 23,08,000 का हम लोगों ने कॉस्ट इनकर्ड यानी कि कॉस्ट अप्लाई कर लिया है प्रोडक्शन करने के लिए। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। देखो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोगों ने इतना कॉस्ट इनकट किया है प्रोडक्शन करने के लिए, जिसमें से कुछ सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करने के लिए किया, और करेंटली इतना इनकट किया है पूरा न्यू प्रोडक्शन एज वेल एज इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो टोटल इतना कॉस्ट इनकट हुआ है, इतना खर्चा हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन उसमें से ये हम लोग सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी इस पे काम बाकी है, क्योंकि ये WIP पे है, और 20,000 का हम लोगों ने रिकवरी किया है। तो ये लेस करने से हमें पता चल जाएगा कितना ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग बेच सकते हैं, यानी फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस करके क्या आएगा, बाई ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसीलिए लिखना चाहिए बाई ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स बन जाएगा मैन्युफैक्चरर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यानी सेल करने के लिए ट्रांसफर करेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस करने से कितना आएगा, 5,07,20,000, 17,81,000। तो 17,81,000 ये हम लोग का
ट्रेडिंग अकाउंट में इतना निकल के आ रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में इतना हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, 23,08,000। हम लोगों ने 23,08,000 का कॉस्ट इनकट किया, उसमें से इतना रिकवरी कर लिया, इतना हम लोग सेल नहीं कर सकते, तो जो भी कॉस्ट इनकट किया है उसमें से मैन्युफैक्चर्ड यानी फिनिश गुड्स बन चुके हैं इतने रुपए के स्टॉक, ठीक है। मतलब इतना जो है, इतना जो कॉस्ट इनकट हुआ है, इसको हम लोग सेलेबल कंडीशन में बना चुके हैं, मतलब इसको अब हम लोग प्रॉफिट वगैरह लगा के आराम से सेल कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन ना इतना सा ही बोला था और कुछ नहीं बोला, बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, बन गया, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, तुम लोग को अच्छा भी लगेगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं और इसमें हमें क्या करना है, बोला है, देखो लास्ट लाइन हम एक बार पढ़ के बताते क्या बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। हम लोग को बोल रहे हैं रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल अकाउंट बनाओ। मतलब रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या कोई नया चीज है? नहीं नहीं, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन्होंने एक बना रखा है, लेकिन वो भी आधा अधूरा सा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या निकलता है, ट्रेडिंग में कितना ट्रांसफर होना चाहिए वो तो निकाला है इन्होंने, वो तो निकाला है, बट यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, मतलब तुम लोग ये बोल सकते हो कि इसका टोटल इधर लिख देते हैं और इसको अगर बैलेंस कर लेंगे ऐड करके तो हम लोग का निकल के आ जाएगा, ये वाला जो डेटा है देखो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा ना, बिकॉज ये ट्रेडिंग अकाउंट निकल गया, मतलब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकल गया। अब इससे ये माइनस करेंगे तो ये वाला डेटा हमें पता चल जाएगा, ये सही बात है, पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है रिवाइज्ड करो, मतलब कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो रॉन्ग कैलकुलेशन है, कि हम लोग को बोल रहा है इसको रिवाइज्ड करो, मतलब फिर से चेक करो, देखो इसको फिर से बनाओ। रिवाइज्ड मतलब रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसको फिर से बनाओ, तो रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। मैंने तो भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, पढ़ के बताते हैं क्या क्या गलत हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर। और बोल रहा है कि रॉ मटेरियल अकाउंट बनाओ। क्या रॉ मटेरियल अकाउंट भी हमें दे रखा था? हाँ हाँ, ये देखो रॉ मटेरियल अकाउंट भी हमें दे रखा था, ठीक है। हमें इसको भी फिर से बनाना है, ये तो वैसे भी आधा अधूरा है, यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ है, हमें इसको पूरा प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो क्या दिया है देखो, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मेसर्स। ये ना एक्चुअली थोड़ा सा गलत दे दिया है क्वेश्चन का, ये लैंग्वेज। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेक्ट बोल रहा है, क्रेडिटर अकाउंट करेक्ट बोल रहा है, ट्रेडिंग नहीं, ये रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। ये बाई चांस मुझे लग रहा है गलत दे दिया है, ट्रेडिंग की जगह रॉ मटेरियल होना चाहिए, ये ठीक है, मतलब यहाँ पर करेक्शन होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ के तुम लोग देख ही रहे हो क्या क्या दिया है। प्रोवाइडेड बाय मेसर्स सीवी रिलेटेड टू 1920 का डेटा है, मेसर्स सीवी ने दिया है। देयर आर सर्टेन फिगर्स मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट, वो दिख रहा है देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ना, मिसिंग है, कुछ फिगर्स मिसिंग है। रॉ मटेरियल में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्रेडिटर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कितना, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बोला है इस अकाउंट को बनाओ और रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। क्रेडिटर अकाउंट को मैं अलग से बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन है इसमें तो हम लोग बनाएंगे। और वैसे भी हम लोग अगर क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाते, बात को समझो, तो रॉ मटेरियल कैसे पूरा होगा? क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो तो क्रेडिटर से ही लेते हैं, तो क्रेडिटर एंड रॉ मटेरियल लिंक्ड अकाउंट है। देखो यहाँ क्रॉस पोस्टिंग देखने से ही समझ में आएगा। तो अगर क्रेडिटर नहीं बनेगा तो रॉ मटेरियल कैसे बनेगा? बिना क्रेडिटर के रॉ मटेरियल नहीं बन सकता। हाँ, अगर क्वेश्चन हमें सोल्यूशन में दो ही अकाउंट बनाने बोला है, क्रेडिटर को हम लोग वर्किंग नोट में बना सकते हैं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्रेडिटर में दिया है, क्रेडिटर अकाउंट हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्रेडिटर टू बैंक, यानी क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है। बाई बैलेंस बीडी मींस क्रेडिटर को कितना पे करना था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्रेडिटर को अभी कितना पेमेंट करना है वो क्लोजिंग में दिख रहा है, ठीक है। अब ये अकाउंट को लेकिन टैली नहीं करके दिया है, इसको अगर हम लोग टैली करेंगे, तुम लोग बोल सकते हो क्या आंसर आएगा? अगर हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसमें ये 28,000 हो रहा है, सॉरी 28 लाख हो रहा है, गलती से 1000 बोल दिया मैंने, इधर हो रहा है 28 लाख, यहाँ माइनस करने से आ जाएगा 13 लाख। मुझे बस इतना बता दो 13 लाख को मुझे क्या लिखना चाहिए? बाई है तो बाई तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखना चाहिए ये बताओ। तुम लोग को ऐसे ही याद करना चाहिए, मतलब कैसे मुझे आंसर दोगे? तुम लोग सोचोगे हम लोग को क्या पता, पता है? तुम लोग सोचो क्रेडिटर एक बिजनेस में कैसे बनता होगा, तभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मतलब जर्नल एंट्री पहले तो लॉजिकली सोचो कि क्रेडिटर बिजनेस में कैसे बनता है और उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है।
बोलो, कोशिश तो करो। क्रेडिटर का एंट्री तो बताओ, क्रेडिटर जब बनता है तो क्या एंट्री करते हो तुम लोग? देखो ये मटेरियल अकाउंट, बाई रॉ मटेरियल अकाउंट, मुझे एंट्री बताओ। अगर बाई रॉ मटेरियल हुआ तो एंट्री हो जाएगा ऐसा, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन हम लोग रॉ मटेरियल को क्या लिखते हैं ये बताओ? क्या हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल लिखते हैं? मतलब हो जाएगा, ये ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसे क्या लिखते हैं वो बताओ? जब हम लोग बोलते हैं गुड्स परचेज्ड तो हम लोग उसे कैसे एंट्री करते हैं, हम ये पूछ। हाँ बोलो। परचेज टू क्रेडिटर। परचेज टू क्रेडिटर, तो ये हम लोग क्या लिखते हैं? बाई परचेज। एक्चुअली में हम लोग बाई परचेज फिर हाइफन देके रॉ मटेरियल लिख सकते हो, और यहां से देख के भी हम लोग बोल सकते हैं ना रॉ मटेरियल टू क्रेडिटर। तो एक्चुअली रॉ मटेरियल अकाउंट में ये एंट्री चला जाएगा। लेकिन हम एक बार जनरली तुम लोग को पूछ रहे थे कि क्रेडिटर कैसे क्रिएट होता है। तो क्रेडिटर कैसे क्रिएट होगा? हमें बिजनेस में स्टॉक चाहिए सेल करने के लिए, तो हम लोग क्रेडिटर को बोले, मतलब हम लोग गए किसी सप्लायर के पास और उनको बोले कि कुछ दिन बाद पैसा देंगे, ठीक है? तो वो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज टू क्रेडिटर। चाहे कुछ भी हम लोग परचेज करें, रॉ मटेरियल करे कि फिनिश गुड्स करे, ठीक है? तो वही हम बोल रहे हैं, यहाँ पर बाई रॉ मटेरियल लिखोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है। और हम इन जनरल पूछ रहे थे क्या एंट्री होता है, तो बाई परचेज होता है, ठीक है? हाइफन देके रॉ मटेरियल लिखो या डायरेक्टली रॉ मटेरियल लिख लो, तो ये अकाउंट ऐसे बन जाएगा। लेकिन क्या इसमें कुछ मतलब गलत है कि नहीं, कुछ रॉन्ग इंक्लूडेड है कि नहीं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्या बताया? मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन मार्क है, वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग, ये बताया, ठीक है? चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। ये तो गलती है ना, परचेज किया था मशीन, उसका एंट्री ही नहीं हुआ। मशीन आर चार्जेबल एट ए डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। अगर हम लोगों ने मशीन को एंट्री ही नहीं किया तो उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री भी नहीं किए होंगे। तो अगर मशीन का डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं किए हैं, क्या ये डेप्रिसिएशन सही दिख रहा है कि गलत दिख रहा है, ये बताओ? ये मशीन का डिप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में जाता है बोलो? हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग सीख रहे हैं ना, तो मशीन का डिप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में जाता है? मशीन फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, तो हम लोग कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसका बना हुआ अकाउंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोगों ने एक मशीन खरीदा था जिसका हम लोगों ने एंट्री किया नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, तो ये जो डेप्रिसिएशन है क्या ये सही है कि गलत? देखो ये इसमें मशीन का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि बोल तो रहा है कि 10 लाख का एंट्री ही नहीं किया इन्होंने मशीन का, तो जो डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है उसमें इस मशीन का इम्पैक्ट नहीं आया होगा। तो इस मशीन का इम्पैक्ट हमें देना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा तुम लोग को बताया, सेकंड वाला तुम लोगों से ही पूछेंगे, सेकंड पॉइंट। लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि इसमें इस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन और जाना चाहिए? मतलब हाँ 1 लाख। हाँ तुम लोग नहीं बोल रहे हो, डेप्रिसिएशन करके आ रहे हैं हम लोग, नहीं बोल रहे हो कुछ भी, ऐसा थोड़ी होता है। 10 लाख पे 10%, हमें तो बोला नहीं है कौन कौन से डेट पे परचेज हुआ है, कब हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम लोग पूरे साल का ही लगा देते हैं, तो 1 लाख, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग को 1 लाख ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये गलत कैलकुलेशन है। जब ओमिशन है, जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ होगा, लेजर नहीं बना होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उसका इंपैक्ट कैसे आया होगा? तो 1 लाख ऐड करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। इतना तुम लोग बोलो ना, आंसर गलत होगा तो बोल देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट बोला है वेजेस इंक्लूड फॉलोइंग। ये जो वेजेस है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? बोल रहा है फैक्ट्री वर्कर का वेजेस और लेबर एट ऑफिस। क्या इसमें कुछ गलत दिख रहा है तुम लोगों को या फिर सही है? ये दोनों मिला के तो 3,50,000 हुआ है ना, ये दोनों मिला के 3,50,000 हुआ है। 3,50,000 में ये और ये इंक्लूडेड है। क्या तुम लोग को लग रहा है इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा या ये सही सही बना हुआ है? मैम वो ऑफिस वाला तो नहीं आना चाहिए। हाँ ऑफिस वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये तो फैक्ट्री का पार्ट है। ये ऑफिस वाला कहाँ आएगा? ये पीएल में आएगा। तो यहाँ से कितना लेस करना पड़ेगा? 50,000 बोला ना, रिवाइज्ड करो। तो ये देखो ना, रिवाइज्ड तो हो रहा है, इसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, रिवाइज्ड हो रहा है, 50,000 लेस कर देंगे, हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी बता रहा है। ये हम लोग कर लेंगे, हाँ हम यहाँ से हटाते हैं इसको, तो हमें करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पूछते हैं तुम लोगों से। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है, बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000, ये 2,44,000 में 80,000 इंक्लूडेड है, ऑफ विच 30% पर्टेन टू ऑफिस, जिसमें से 30% ऑफिस का है। क्या इसमें कुछ हमें सही करना पड़ेगा? बोलो, क्या 80,000 जो इसमें इंक्लूडेड है, क्या उसका हमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना है कि नहीं करना है? हाँ मैम, उसका 30% पीएल में जाएगा ना, पीएल हाँ, में। ये 80,000 का 30% हम लोगों का पीएल में जाएगा, मतलब 24,000 हम लोग का पीएल में जाएगा। तो यहाँ से कितना माइनस होना चाहिए वो भी तो समझना पड़ेगा। बोलो यहाँ से कितना माइनस करें? पूरा 80,000 इंक्लूडेड है, लेकिन हमें कितना इंक्लूड करना चाहिए था? 80,000 का 70%, है ना। तो हम, अगर मेरा 100% इंक्लूड है, 30% मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कितना करें? इसका कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तुम लोग ही मुझे बताओ कि 80,000 तो फुल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बट ऑफिस इंक्लूड नहीं हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो मुझे ये बताओ कि यहां से अगर मुझे एक्सक्लूड करना ही है तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए इसमें से? 4,000। 24,000 ये एक्सक्लूड हो जाएगा, 30% एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी इंक्लूडेड रह गया। ये देखो, ये क्या होता है समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी। 2,44,000 कैसे बना है? 2,44,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके बना है, जिसमें एक डायरेक्ट एक्सपेंस 80,000 है, बट हमें 80,000 नहीं, हमें इंक्लूड करना चाहिए था 56,000। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि 80,000 56 बन जाए? नॉर्मल सा बात है, यहाँ से 24,000 हटा देंगे, ठीक है, तो बन गया 56,000। मतलब सीधा हो गया ये बात कि 24,000 मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, तो उतना हटा दो, 80,000 इंक्लूडेड है। बोल रहा है फ्यूल चार्जेस 20,000 इंक्लूडेड है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? क्या ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए या फिर ठीक है, इंक्लूड है कोई बात नहीं? बोलो। फ्यूल चार्जेस कहाँ लगेगा? मैम फ्यूल तो मैन्युफैक्चर भी रहेगा ना। हाँ, ये तो मैन्युफैक्चरिंग। फ्यूल मतलब क्या? अब जैसे भी फ्यूल का यूज हो, कोयला हो, लकड़ी हो, अब जैसा भी प्रोडक्शन सेंटर है, या फिर कुछ ऑयल हो, डीजल हो, जिससे भी फ्यूल का यूज किया जा रहा है, तो ये फ्यूल चार्जेस तो फैक्ट्री से ही रिलेटेड है। तो बोल रहा है 20,000 इसमें इंक्लूडेड है। क्या हम लोगों को यहाँ से 20,000 एड या लेस, क्या कुछ करना चाहिए या फिर कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो सही है ना। फ्यूल चार्जेस अगर ऐड है, वेल एंड गुड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो ऐड तो होगा ही, तो ठीक है भाई। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, लेकिन तुम लोग अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो। फ्यूल चार्जेस एडेड है, ठीक है, एडेड है, हमें कंफ्यूज करवा रहा है। क्यों कंफ्यूज हुए हम लोग? एडेड है, सही तो है, मैन्युफैक्चरिंग है तो फ्यूल चार्जेस यहाँ जाना ही चाहिए। अब तुम लोग सोचोगे मैम हम लोग तो ट्रेडिंग में भी लिखते हैं। हाँ लिखते हो ना, ट्रेडिंग में भी लिखते हो। कब लिखते हो? जब क्वेश्चन में बोला ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, तब उसे पीएल में नहीं दे सकते, तब उसे कहाँ देना पड़ेगा? ट्रेडिंग में देना पड़ेगा। इम्प्लाइड हो गया बात, ठीक है। अब अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने ही नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, अब फ्यूल को कहाँ दे? तो ट्रेडिंग में ही देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉजिकली अगर देखो तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्रेट इनवर्ट 35,000, इसका क्या करोगे? फ्रेट इनवर्ट इसमें इंक्लूडेड है बोल रहा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? फ्रेट इनवर्ड मतलब क्या? फ्रेट यानी भाड़ा, ठीक है। किसी प्रोडक्ट मतलब किसी भी चीज को लेके आने का, शॉप से गोडाउन तक, या फिर दूसरे के शॉप से हमारे शॉप तक, हमारे फैक्ट्री तक, जो भी हो। तो ये अगर मैन्युफैक्चरर है तो ये क्या परचेज करता होगा? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को लेके आने का खर्चा जो है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है, फ्रेट इनवर्ड हो सकता है। फ्रेट इनवर्ड अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडेड है तो क्या कोई दिक्कत है? मतलब क्या हमें इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या फिर एडेड है, सही है, कुछ नहीं करना पड़ेगा? बोलो। कुछ हम नहीं सही। करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, एडेड है, सही है, ठीक है। फिर बोल रहा है डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर,
तो डिलीवरी चार्जेस में इसमें इंक्लूड कर रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या डिलीवरी चार्जेस इसमें इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डिलीवरी चार्जेस क्या फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम होता है? तुम लोग पहले ये तो सोचो, मैन्युफैक्चरिंग में दिखाया है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, क्या डिलीवरी चार्जेस फैक्ट्री का पार्ट होता है कि नहीं होता है? डिलीवरी कब करोगे? प्रोडक्ट बनने के बाद। तो ये किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री का पार्ट होता है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का? बोलो किसका पार्ट होता है? मैम ये तो ऑफिस का पार्ट है, तो इसमें नहीं ऑफिस का होगा कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा ना। देखो, अगर हम लोग प्रोडक्ट डिलीवरी करवा रहे हैं ना, ये हम लोग का क्या है, एक सेल्स पॉलिसी है कि हम लोग प्रोडक्ट डिलीवरी करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोगों का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता है, ये हम लोगों का जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो डिलीवरी चार्जेस जो है कस्टमर का, ये हम लोग यहाँ चार्ज करके सही किए कि नहीं किए? नहीं किए है, क्योंकि फैक्ट्री में डिलीवरी चार्जेस का कोई काम नहीं है। इसका नाम तुम लोग को पता है लेकिन कुछ और पता है, ये होता है कैरेज आउटवर्ड। शायद मैंने लास्ट दिन इसके बारे में बताया था, मुझे जितना लग रहा है। कैरेज आउटवर्ड ये तुम लोग काफी यूज करते हो जब 11 में तुम लोग फाइनल अकाउंट सीखते हो। ये कहाँ लिखते थे ये बताओ, कैरेज आउटवर्ड कहाँ लिखते हो? मैम पीएल में जाता है ना। हाँ, ये पीएल में जाता है। पीएल में क्या क्या जाता है? पीएल में जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तुम लोग देखो ना क्या लिखते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रिसिटी लिखते हो। अब तुम लोग सोचोगे इलेक्ट्रिसिटी तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, नहीं। फैक्ट्री के लिए परफेक्ट वर्ड होता है पावर, पावर कंजम्पशन, ठीक है, मोटिव पावर, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते ही नहीं, उसमें हाई वोल्टेज पावर यूज होता है तो उसे पावर बोला जाता है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिसिटी लिखते हो, वो कौन सा है? ऑफिस में भी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है ना, एसी चल सकता है, लाइट जल सकता है, पंखा चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ठीक है, ऑफिस का रेंट, अगर ऑफिस रेंटेड बिल्डिंग में है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये सब हम लोग लिखते हैं। और इसके अलावा जैसे देखो हम लोग लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस लिखते हैं, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अब जब हम लोग डिलीवरी करवाते हैं कस्टमर का प्रोडक्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ये लैंग्वेज तुम लोग यूज करते हो, तुम लोग को ऐसे बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड हो तो पीएल में लिख लो, इनवर्ड हुआ तो ट्रेडिंग में लिख लेना। बट लॉजिक क्या है, कैरेज आउटवर्ड एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, बिकॉज ये डिलीवरी चार्जेस को बताता है, ठीक है। और जो कैरेज इनवर्ड है वो बता रहा है कि हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसको जब हम लोग दूसरे जगह से अपने लोकेशन तक लेके आते हैं, अगर रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा। अगर हम लोग ट्रेडर है तो फिनिश गुड्स को लेके आने का खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब आउटवर्ड मतलब भेजना, आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर ना, तो हम लोग लेके आ रहे हैं इसलिए इनवर्ड बोला जाता है। दे रहे मतलब पहुंचा रहे हैं अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए आउटवर्ड बोला जाता है। कैरी करके ले जाते हैं तो कैरेज, यही हो गया बस, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का ये पीएल का आइटम है, तो इसको क्या करें, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पर चेंजेस होगा, यहाँ पर चेंजेस होगा, यहाँ पर चेंजेस होगा। यहाँ पर चेंजेस करने के बाद जब हमें सही डेटा मिल जाएगा तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सबको ऐड करने के बाद ही तो ये आया होगा। तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, समझो बात को। हाँ, भले ही यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है, लेकिन वो तो हम लोग बैलेंस करके भी निकाल सकते थे ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, एक सेकेंड रुको, ये नीचे चला गया। हाँ, ये देखो 17,94,000 अगर हमें दे ही दिया है तो बेसिकली ये लेजर को इन्होंने कंप्लीट किया होगा। ये तो हमें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर दे रखा है, देखो -3,50,000 -4,44,000
1000, ठीक है। तो ये हम लोग का 9,80,000 आ रहा है, ये हम लोग लिख देंगे तो हम लोग का दोनों साइड ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। लेकिन अगर मेरा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत ही होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो सबको ऐड करके जो आ रहा है वही तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर इसी में गड़बड़ हो चुका है तो ये भी गलत है, तो फिर ये इस हिसाब से निकाल के तो कोई फायदा है नहीं। तो हमें पहले इसको पूरा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एज वेल एज हमें इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, अगर हम इधर टोटल मान लो टोटल गलत करते हैं, यहाँ तो कंसेप्ट गलत नहीं, मान लो यहाँ टोटल गलत करेंगे तो ये आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ इंडिविजुअली तो रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, एज वेल एज यहाँ पर भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया। अब हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ही लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं रिवाइज्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, टू वेजेस, टू डेप्रिशिएशन, अच्छा इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस, बाई ट्रेडिंग अकाउंट। ये सब हमें दिया हुआ है, इसी पे हमें रेक्टिफाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे रॉ मटेरियल अकाउंट, क्योंकि हमें सोल्यूशन में यही दो बनाने के लिए बोला है। रॉ मटेरियल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल अकाउंट। रॉ मटेरियल अकाउंट में, अच्छा ये क्रेडिट, अच्छा ये टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्रेडिटर, बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये जो भी लिखा हुआ था मैंने लिख दिया, इसका डेटा भी लिख सकते हैं 1 लाख, क्योंकि इसमें कोई हमें चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। मेन यही दो सोल्यूशन हमें करना है, ठीक है। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ठीक करेंगे ये डेप्रिसिएशन को, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2 लाख, देखो ये गिवन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 2 लाख। अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोगों ने एक मशीन को मशीन बोल के ऐड ही नहीं किया, मतलब मशीन को दिखाया ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाया होगा, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐसे लिखे, लैंग्वेज कैसे लिखे, ऐसे लिख देते हैं ड्यू टू ऑमिशन, ड्यू टू, तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि मशीन को एंट्री नहीं किए हैं इसी वजह से डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख रहे हैं ड्यू टू ऑमिशन ऑफ
machine purchase and its depreciation is also omitted. Now include. तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मुझे जैसा लगा लैंग्वेज मैंने उस हिसाब से लिखा है, तुम लोग चाहो तो और भी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो डिप्रिशिएशन हमें 3 लाख का जो है वहां पर दिखाना चाहिए, तो ये लिख देते हैं वर्किंग नोट 1 बोल के, डिप्रिशिएशन 3 लाख। तो मैंने क्या लिखा है देख लेते एक बार, ड्यू टू ओमिशन ऑफ मशीन परचेज and its depreciation is also omitted, now included, ऐसे कॉमा देके लिखते हो। यहाँ पर लिखते हैं ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, तुम लोग चाहो तो इसको भी वर्किंग नोट 1 कर सकते हो, ये मैंने पहले कर लिया, ये ऊपर फिर वर्किंग नोट 2 दिखेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन चाहो तो वेजेस को भी पहले कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। यहाँ पर लिखेंगे वेजेस गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, 3,50,000, यहां से लेस कर देंगे, लेस करेंगे ऑफिस वेजेस इंक्लूडेड नाउ एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड तो करना ही पड़ेगा, रीजन तो मैंने बताया ना, एक्सक्लूड इसीलिए होगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो ऑफिस का यहाँ कोई काम नहीं है। 50,000, 3 लाख, तो ये वर्किंग नोट 2 3 लाख यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस given in मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखते हैं कितना दिया हुआ है, 2,44,000। अब इसमें जो भी गलती से इंक्लूडेड है उसे एक्सक्लूड कर देंगे, और जो ठीक है उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ डेटा हम लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जो कि सही है इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूड ही रहना चाहिए। अच्छा अब हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का एक्सक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं लेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस यूज इंक्लूडेड नाउ एक्सक्लूडेड। अच्छा 80,000 का 30%, 24,000, ठीक है, 80,000 का 30%, 24,000। अच्छा और भी कुछ है इसके पीछे लिखना पड़ेगा।
फ्यूल चार्जेस ये ठीक है, फ्रेट इनवर्ड ये भी ठीक है, डिलीवरी चार्जेस लेस होगा, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर included, now excluded. इंक्लूडेड रॉन्गली भी लिख सकते हो, इंक्लूडेड रॉन्गली गलती से किया है ना, अगर किया भी है गलत है तभी तो ठीक कर रहे हैं। नाउ एक्सक्लूडेड 20,000, बस और कुछ नहीं है। इसको लेस करने से देखते कितना आता है, 2,44,000, 24 और इधर हो गया 24 और 20 मतलब 44, ये 2 लाख आ रहा है ना, कैलकुलेशन करके ये 2 लाख आ रहा है। टू लाख। अच्छा, अब ये हम लोग बैलेंस करके ही निकाल पाएंगे। हम लोग के पास यहाँ पर ट्रेडिंग का जो पहले डेटा से कैलकुलेटेड है वो गिवन है, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो हमें ट्रेडिंग का सही डेटा मिल जाएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कंजम्पशन को जो है बैलेंस करके निकाल देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो गिवन है उसमें जो भी इंक्लूड एक्सक्लूड करना होगा वही करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, इसको भी लिख लो बैलेंस, तो ठीक रहेगा लैंग्वेज, ठीक है। ये दे रखा है 17,94,000, 17,94,000। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कैसे बना होगा, ये गलत वेजेस, गलत डेप्रिसिएशन और गलत डायरेक्ट एक्सपेंसेस से बना होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा गलत जो भी देखो इसमें, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी इंक्लूडेड होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, लेकिन 17,94,000 में तो ये सब चारों के चारों आइटम ऐड होके आया होगा, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर मैंने रुपीज का साइन दिया, यहां से हमें वो हटा देना चाहिए, वो अमाउंट जो गलत इंक्लूडेड है, जैसे कि वेजेस का 50,000 हटा देना चाहिए जो इसमें इंक्लूड हुआ होगा, क्योंकि ये सब ऐड करके ही तो ये वैल्यू आया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या हटाएंगे, जो गलत अमाउंट इंक्लूडेड है, जब इसमें ऐड हुआ 3,50,000 के जगह 3 लाख ऐड होना चाहिए, तो ठीक है 50,000 हटा देते हैं, 3,50,000 इसमें एडेड होगा। इसमें क्या क्या एडेड है, इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एडेड है, इसमें कितना एडेड है 3,50,000, ठीक है, इसमें मतलब 3.5 लाख, 2 लाख और 2.44 ऐड करके ये बना होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है वो तो भी बैलेंस करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बैलेंस करके मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया था ना, लेकिन हम लोग को क्या ठीक करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो पता नहीं है कि उसे ठीक करेंगे, ठीक है, वो बैलेंस करके आ जाएगा। वेजेस का हम लोग 50,000 यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 50,000 बेकार में यहाँ ऐड है, वो फैक्ट्री का नहीं है, वो ऑफिस का है। तो wages of office wrongly included, wrongly included, 50,000 इसमें से लेस कर देंगे। अच्छा, और क्या देखा हम लोगों ने, और इसमें क्या गलत एडेड, डेप्रिसिएशन कम एडेड है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 1 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओमिटेड, ओमिशन हो गया कितने का 1 लाख, तो फिर ये टोटल 1 लाख से कम दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या ठीक किया हम लोगों ने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो दो पॉइंट को लेस किया वो यहां से भी लेस होना चाहिए, तो लेस करेंगे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस wrongly included,
और डिलीवरी चार्जेस ये है 24,000। डिलीवरी चार्जेस wrongly included 20,000। चेक करते कितना होगा। 17,94,000 माइनस 50,000 प्लस 1 लाख माइनस 24 माइनस 20 18 लाख होगा। तो करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए 18 लाख। ठीक है, तो 18 लाख हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको बैलेंस करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। एटीन लाख से 2, 3, 3, 6, 7, 8 लाख माइनस होगा, मतलब 10 लाख आ जाएगा। बैलेंस करके आ रहा है 10 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को हम लोगों ने रेक्टिफाई करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो इसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है सही हुआ। ये सही होगा तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस करके जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें रॉ मटेरियल का अकाउंट भी बना के देना है। तो इस पे क्या क्या अवेलेबल है? ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें मिल गया, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं 10 लाख ये यहाँ पर। अच्छा, अब परचेस, क्रेडिटर से परचेस कितना किया है उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट बनना चाहिए। तो यहाँ क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 करके। क्रेडिटर अकाउंट तो बना हुआ था, इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है क्रेडिटर में टू बैंक मतलब क्रेडिटर को हम लोगों ने जितना पेमेंट किया है वो हो गया टू बैंक। क्रेडिटर टू बैंक 22 लाख दिया था शायद। हाँ, बाई बैलेंस बीडी 15 लाख। हम लोग का पहले पेबल था क्रेडिटर को 15 लाख, और अभी अगर हम लोगों ने 22 लाख का पेमेंट कर दिया है, सोचो कैसे क्रेडिटर अकाउंट बनता है। 15 लाख मुझे देना चाहिए था लेकिन मैंने 22 लाख दिया, तो कोई पागल थोड़ी ना है कि उसे 15 लाख देना है 22 लाख दे देगा। इसका मतलब उसने जरूर कुछ परचेस किया होगा तभी ना एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है। 15 लाख तो पेमेंट करेगा ही, वो तो दिख ही रहा है, ये पेबल अमाउंट है। अब दिखा रहा है पेमेंट 22 लाख हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ परचेस हुआ होगा। तो परचेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाई रॉ मेटेरियल। ठीक है, बाई रॉ मेटेरियल लिख देंगे, हमारा क्रॉस पोस्टिंग जैसा है उसके हिसाब से। और यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ भी बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस सीडी। ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें ये बता रहा है कि सारे पेमेंट होने के बाद भी 6 लाख पेबल है। पहले पेबल 15 लाख था, अभी पेबल 6 लाख है, लेकिन पे 22 लाख हुआ है। तो कितना परचेज हुआ होगा? तो ये यहाँ पर ऐड करने से और बैलेंस करने से हम लोग को पता चल जाएगा। देखो वैसे ये तो लेजर बैलेंस करने से आ ही जाएगा, लेकिन अगर लॉजिकली सोचो कि अगर किसी को अकाउंट्स नहीं आता है तो भी वो कैलकुलेट कर सकता है। पहले 15 लाख पेबल था, 22 लाख पे किया, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा पे किया? 22 माइनस अगर 15 करोगे तो भी पता चल जाएगा 7 लाख एक्स्ट्रा पे किया। 7 लाख पे करने के बाद भी 6 लाख का ड्यू दिखा रहा है, यानी 15 लाख का नया परचेज हुआ होगा। ठीक है, 6 लाख ड्यू दिखा रहा है, 7 लाख मतलब कितना परचेज हुआ होगा यहाँ पर? ये हम लोग का हो जाएगा 13 लाख। ये 13 हो रहा है ना, ये दोनों का ऐड करने से कितना हो रहा है? 13 लाख। देखो क्या मैंने समझाया, अगर किसी का अकाउंट नहीं भी आता है तो भी वो कैलकुलेट कैसे कर लेता है। 15 लाख पेबल था, पे किया है 22 लाख, एक्स्ट्रा कितना किया? 7 लाख। अब क्यों किया होगा? जरूर परचेज किया होगा 7 लाख का, लेकिन बोल रहा है नहीं, से इतना एक्स्ट्रा देने के बाद भी 6 लाख और भी देना है, मतलब टोटल 7 लाख और 6 लाख यानी 13 लाख देना पड़ रहा है इस बार के हिसाब से, जिसमें हम लोग पे कितना कर रहे हैं? 6 लाख नहीं कर रहे हैं। तो बाकी हम, इसका मतलब हम लोगों ने परचेज कितना किया होगा? 13 लाख। बैलेंस करके आ गया। यहाँ बैलेंस करके आसानी से निकल जाएगा, हम तो बस कंसेप्ट समझा रहे थे। 15 लाख पेबल था, पे किया 22 लाख, 7 लाख एक्स्ट्रा किया, क्यों किया? परचेज किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म 7 लाख का परचेज किया। फिर दिख रहा है और 6 लाख पे करना पड़ेगा, तो वो भी परचेज किया है, तो टोटल 13 लाख का परचेज किया होगा। वही हम बता रहे, बाकी तुम लोग बैलेंस करके निकाल लो। तो यहाँ पर हो गया बैलेंस करने से 13 लाख रॉ मटेरियल परचेज। अब इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे।
यहाँ पर टू क्रेडिटर बोल के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 13 लाख। अच्छा, ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5 से। ये आया हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 5। तो इससे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। चेक करते कितना आ रहा है। 13 और 1 14 लाख। 14 और 10 माइनस करने से हम लोग का आ जाएगा 4 लाख। ये हम लोग का क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 लाख हो गया। बस हम लोग को मेनली यही दो अकाउंट बनाने के लिए बोला था। ये रेक्टिफिकेशंस हो गया और इसमें ये क्रेडिटर अकाउंट भी हम लोग बना लिए। ठीक है, बिना क्रेडिटर के हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है और यहाँ एक ही एडिशनल नहीं, एक नहीं, अच्छा काफी सारा है, इतने सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। हम लोग को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल। बैलेंस शीट बोला नहीं है, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते किस बात का है। बोला है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए और जाना चाहिए बैलेंस शीट में। क्योंकि मैंने लास्ट दिन भी बोला था अगर हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन एंट्री रिलेटेड है तो वो हमारा 2 बार पोस्ट होता है। क्योंकि ये सब का एंट्री हुआ नहीं हुआ है तभी ये बाहर है। अगर एंट्री हो जाता ना तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता। क्योंकि एंट्री हो गया तो जर्नल, एंट्री का मतलब जर्नल, तो लेजर भी हो जाता, लेजर हो जाता तो अकाउंट यहाँ दिखता ना। अब इसका अकाउंट बना नहीं है तो ये हमेशा अकाउंट तो डेबिट एंड क्रेडिट होता है तो 2 जगह पे पोस्ट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग में जाएगा क्योंकि ये फिनिश गुड्स है। ये अगर रॉ मटेरियल होता तो मैन्युफैक्चरिंग में जाता। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या। दूसरा देखते हैं क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट होगा, डेटर से लेस करना पड़ेगा 5%। ठीक है, प्रोविजन को, और इस प्रोविजन को हम लोग पीएल अकाउंट में यहाँ पर चार्ज करेंगे टू पीबीडीटी बोल के, जो न्यूली क्रिएट होगा। हाँ, एक चीज देखना पड़ेगा, जो क्रिएट हो रहा है क्या पहले से हम लोग के पास कुछ क्रिएटेड अमाउंट है तो उसका यूज कर लेंगे। इसका मैंने लास्ट दिन तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था कि तुम लोग का मान लो एक अकाउंट है जहां पर 1000 रुपीज हमेशा मेंटेन करते हो एक अकाउंट में। ठीक है, तो अगर उस अकाउंट का बैलेंस सपोज लो 800 दिख रहा है तो तुम लोग यहाँ पर और 200 ही ना इंक्लूड करोगे। वैसा ही यहाँ पर जितना भी प्रोविजन हमें चाहिए उस पहले चेक करेंगे क्या प्रीवियसली कोई प्रोविजन बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो उसको यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हो रहा है सपोज 2000। ठीक है, तो नया हमें 2000 क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, और हम लोग के पास पहले से 3000 अवेलेबल है तो करेंटली हमें कुछ प्रोविजन बनाने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि पुराने प्रोविजंस को यूज करने के बाद भी हमारे पास जो है प्रोविजन बचेगा। लेकिन मान लो हम लोग के पास है 500 तो हमें न्यूली 1500, मान लो हम लोग के पास ओल्ड अमाउंट है प्रोविजन का 1500 और करेंटली हमें 2000 का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग और 500 का ही बनाएंगे। और अगर हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, ओल्ड अगर हम लोग के पास 0 है तो हम लोग पूरा 2000 ही बनाएंगे। इस कंसेप्ट में प्रोविजंस का होता है। तो प्रोविजन का भी 2 जगह एंट्री, एक बार डेटर से कम करना है बैलेंस शीट में और एक बार हमें पीएल में चार्ज करके दिखाना है। फिर बोला है देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000 3000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू बी प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन का 2 एंट्री होता है। एक तो हो जाता है बिल्डिंग टू डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, एंड सेकेंड होता है पीएल टू डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो वहां पर देखो हम लोगों ने ऐसे किया है। तो एक बार हम लोग का कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा और एक बार बिल्डिंग से लेस होगा। हम वही बोल रहे हैं ना, एंट्री हम लोग नहीं करते हैं तो उसी एंट्री को प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये डेटर का भी, तो डेटर में प्रोविजन क्रिएट होने से क्या होगा, सन्ड्री डेटर जो है ये कम हो जाएगा। तो ऐसे बनता है देखो, जब हम लोग पीबीडीडी बनाते हैं तो डेटर हम लोग का कम हो जाएगा। ऐसे बनता है पीबीडीडी टू सन्ड्री डेटर, फिर ये पीएल में चार्ज होता है तो सन्ड्री ये हो जाएगा पीएल टू पीबीडीडी। इसीलिए तुम लोग क्या करते हो, ये पीएल में टू पीबीडीडी लिखते हो और सन्ड्री डेटर से ये कम हो जाएगा। डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेटर से लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एक्रूड कमीशन 12500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। बोल रहा है
कि कमीशन एक्रू हुआ था, मतलब मिलना चाहिए था कमीशन का पैसा, बट रिसिप्ट जो है टू बी रिसिप्ड हो गया, इज टू बी रिसिप्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मिलना चाहिए, ठीक है, मिला नहीं है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट बनाना होता है, मतलब नहीं मिला, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर का है तो उसे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। मुझे मान लो मुझे मान लो इस मंथ में 5,000 मिलना चाहिए किसी से, ठीक है, या फिर 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है, सपोज, ठीक है, नहीं मिला है, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, हम उसे अपना इनकम इस मंथ का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ये रिसीवेबल हो गया, रिसिप्ट हो या रिसीवेबल, अगर ड्यूरिंग द ईयर का है तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्रूड है, मिलना चाहिए बट नहीं मिला, तो हम लोग के लिए एसेट होता है। इनकम मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो वो एसेट हो जाता है, अगर टाइम पे मिल जाता है तो इनकम, टाइम पे नहीं मिलता है तो एसेट। तो ये हम लोग का कहा जाएगा, ये एक बार तो हम लोग पीएल में दिखाएंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके, और दूसरे बार हम लोग इसे कहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में करेंट एसेट बोल के दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में करेंट एसेट बोल के दिखाएंगे। तो इसका एंट्री क्या होता है, इसका एंट्री ऐसे हो जाएगा, यहां पर एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू पीएल, तो ये पीएल में क्या हो जाएगा, सॉरी, ये, हाँ, ये पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो बाई एक्रूड कमीशन बोल के ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक्रूड कमीशन बोल के बाई साइड में चला जाएगा, पीएल के बाई साइड में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐसे एंट्री हुआ होगा, देखो, जिनसे मिलना चाहिए, जिनसे ये कमीशन मिल रहा है, उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, जिनसे मिल रहा है, जिस भी इन्वेस्टमेंट वगैरह से, टू एक्रूड कमीशन, जैसे हम लोग इनकम को क्या करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं ना, पहले हम लोगों ने एक्रूड इनकम बोल के क्रेडिट किया होगा, जिनसे मिलने वाला है, फिर एक्रूड कमीशन टू पीएल कर दिया होगा, तो ये एंट्री होना चाहिए, क्योंकि ये एसेट बन रहा है तो वो करंट एसेट में चला जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग हुआ है, प्रीपेड इंटरेस्ट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब हमें सैलरी पे करना चाहिए बट हम लोगों ने पे नहीं किया, तो ये भी कहा जाएगा, ये पीएल में भी जाएगा एज वेल एज ये बैलेंस शीट में भी जाएगा एज ए लाइबिलिटी, ठीक है। देखो, अब इसका एंट्री क्या होता है, अगर हम लोग सैलरी पे कर देते तो क्या एंट्री करते हैं, सैलरी टू कैश, अगर पे नहीं किया तो एंट्री होगा सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। फिर ये कहाँ चार्ज होगा, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो ये पीएल में क्लोज हो जाएगा, तो पीएल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी बोल के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में हम लोग इसे ऐड कर देंगे सैलरी बोल के। अब देखो, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो गया ना, लाइबिलिटी बन गया, अगर पे कर देते कैश का आउटफ्लो हो जाता तो टू कैश या बैंक करते, तो इसका मतलब ये पीएल में कहा चला जाएगा, पीएल में हमें टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के दिखाना चाहिए। नेट एंट्री तो यही हो रहा है ना, अगर हम लोग इसको और इसको कैंसिल करते हैं, नेट एंट्री पीएल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसी का इंपैक्ट दिखाते हैं। अब दो बार हो रहा है ना एंट्री सैलरी, क्योंकि हर एक एंट्री ओपन क्लोज इस तरीके से चलता है, तो ये ओपन ये क्लोज है, तो पीएल में भी जाएगा और ये लाइबिलिटी बन जाएगा। और प्रीपेड इंटरेस्ट ये हम लोगों के लिए एसेट है, हम लोगों ने टाइम के पहले इंटरेस्ट पे कर दिया है, प्रीपेड इंटरेस्ट, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो प्रीपेड इंटरेस्ट का एंट्री ऐसे होना चाहिए, ये देखो, यहाँ पर प्रीपेड इंटरेस्ट एसेट है तो डेबिट होगा, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा, हम लोग पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर टू कैश या बैंक 1500 से हो जाएगा। अब ये पीएल में क्लोज करेंगे, ठीक है, तो पीएल में कैसे क्लोज होगा, पीएल में क्लोज हो जाएगा ऐसे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंटरेस्ट बोल के, ठीक है। तो ये प्रीपेड इंटरेस्ट हम लोग का क्या हो गया, एसेट हो जाएगा, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ये एसेट हो जाएगा, करेंट एसेट साइड में हम लोग दिखाएंगे, और पीएल में हम लोग प्रीपेड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से लेस करके दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस है ही नहीं, मैंने नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट अभी पे कर दिया है, इसीलिए ये इंटरेस्ट से लेस हो जाएगा, इसीलिए देखो पीएल में डेबिट होता है, डेबिट होने से क्या होगा, लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट से, ठीक है, तो ये एंट्री होना चाहिए। तो ये हम लोग ऐसे करके जो है इसका एंट्री के हिसाब से पोस्ट करते हैं दो जगह पे, तो मैंने रीजन बता दिया कैसे करके होता है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, अब ये स्टार्ट कर सकते कैसे होगा, तो जो भी मैंने डिस्कशन कर दिया दिमाग में एक बार पॉइंट चला जाएगा कि हम लोगों को कौन कौन से में एडिशनल इंफॉर्मेशन का जरूरत होगा। अब हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अलग अलग भी बना सकते हैं, यहाँ देखते हैं क्या बोला है। ट्रेडिंग एंड पीएल तो हम लोग बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग इतने में हो भी जाएगा, लेकिन पीएल के लिए जगह चाहिए, इतना जगह रख देते हैं। और यहाँ बना लेते हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या डेटा है अवेलेबल। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये बनाते इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, फाइन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा, पहला डेटा हम लोग के पास है ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये दोनों का ही है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो रॉ मटेरियल का है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो इस पे तो कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं, हम लोग लिख लेते हैं। चलो, मैंने दो आइटम सिलेक्ट किया है, दोनों आइटम लिख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक लाइन रख देते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट होता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से। अब ऐसे ढूंढेंगे थोड़ी कहाँ है, हम लोग तो लाइन बाय लाइन ही करेंगे। तो एक लाइन रख देते हैं, अगर रहा तो ठीक है, नहीं मिला डेटा, मतलब अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लाइन नीचे से लिखते हैं, ताकि अगर रहे तो कम से कम उसको लिख पाए। टू, यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करने में ही काम आता है ना। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000। ये हमें क्वेश्चन में बताया, तो मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर इसे लिख दिया। फिनिश गुड्स 75,000, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड 75,000। अच्छा, इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐसे कर लेते, चलो 5 लाख। तो यहाँ पर ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं। फिर बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये कहाँ जाना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 1 लाख। हम लोग इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि थोड़े देर पहले ही जब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे वहां देखा इस पे डेप्रिसिएशन था। एग्जाम में तुम लोग को पढ़ते ही वहां एडजस्टमेंट यहाँ पॉइंट आउट करना है, प्लांट मशीनरी पे था तो वो भी पॉइंट आउट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हमें एक लाइन जगह रखना चाहिए, ताकि हम लोग इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को लिख पाए। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 30,000, तो ये भी बैलेंस शीट में ही आएगा। यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी
पर लिख सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी हम लोग को एक लाइन जगह छोड़ देना चाहिए, यहाँ भी हमारे पास डेप्रिसिएशन अवेलेबल था। अच्छा, प्लांट मशीनरी क्या कि लूज टूल्स था, वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, हम लिख लेते हैं 30,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है लूज टूल्स, ठीक है। अब लूज टूल्स को हमें कहाँ दिखाना चाहिए? तो लूज टूल्स क्या होता है, ये हम लोग का एसेट होता है, ठीक है। कैसा एसेट? करंट एसेट होता है कि फिक्स्ड एसेट होता है? लूज टूल्स जो है ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट होता है। लूज टूल्स का मतलब है कि मशीन में जो टूल्स यूज होते हैं वो मतलब जैसे मान लो मशीन में एक टूल्स ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब उसको ठीक करने के लिए मतलब वो खराब हो जाए तो उसे रिप्लेस वगैरह करने के लिए लूज बहुत सारे आइटम रखा हुआ हो सकता है, तो लूज टूल्स को जो है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है, इसीलिए उसे फिक्स्ड एसेट माना गया है, ठीक है। तो लूज टूल्स हम लोग कहाँ लिखेंगे? लूज टूल्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इस पे कोई डेप्रिसिएशन था नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर लूज टूल्स को हम लोग लिख सकते हैं। कितना बोला है? 30,000, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे आउटर कॉलम में, ठीक है। ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 था, ये भी 30,000 दोनों, हाँ। अच्छा, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखना चाहिए बताओ, तुम लोग बताओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे बोलो? एसेट साइड में। एसेट साइड में। ये कैसा एसेट होता है? फिक्स्ड एसेट में ही आता है। नॉर्मली कुछ बोला नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म का हो तो फिक्स्ड, नहीं हो तो शॉर्ट टर्म का हो तो फिर वो फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन हमें कुछ बोला नहीं है तो हम लोग इसे नॉर्मली फिक्स्ड एसेट के लास्ट में और करेंट एसेट के आगे लिखा जाता है, ठीक है। अभी हम ऐसे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे हम लोग कितना? 25,000। इस पे भी कोई हमारा एडजस्टमेंट था नहीं तो इसको भी आउटर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद बोला है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये करेंट एसेट का पार्ट हो जाएगा, तो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कैश इन एंड कैश एट बैंक सबसे लास्ट आइटम होता है, तो इसको ना हम इतना बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये होता है, एक्चुअली बैलेंस शीट हम लोग का कैसे बनता है? देखो, सबसे टफ टफ आइटम जो इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश, मतलब एक्चुअली पहले फिक्स्ड एसेट फिर करंट एसेट, लेकिन करंट एसेट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ही क्यों नीचे लिखा जाता है? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मेट में बना है, ठीक है। लिक्विडिटी फॉर्मेट इसे बोलते हैं, जो जितना ज्यादा लिक्विड है उसे सबसे नीचे लिखो, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कैश ही होता है क्योंकि ये इजीली किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से 20,000 और 5,000, क्योंकि कैश से हम लोग कुछ भी परचेस कर सकते हैं, इसीलिए इजीली कन्वर्टेबल है। बिल्डिंग बेच के आसानी से पैसा थोड़ी ना आएगा। तो कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 5,000, 20 और 5। इधर दिख नहीं रहा है, मैंने कितना दूरी पे लिख दिया, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर, ये भी फिक्स्ड एसेट है 15,000। अब ये इन्वेस्टमेंट मैंने क्योंकि लिख डाला है तो 5,000 ओ डबल लिख दिए। इन्वेस्टमेंट 25, 25 25 ठीक लिखे थे मैंने। कैश एट बैंक ओ 5,000 अच्छा अच्छा, এটা এটা ভুল লিখেছি, ये गलत लिख दिया। अच्छा, इसमें ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर फिक्सचर, इसमें लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं बोला था तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि पहले फर्नीचर फिक्सचर फिर इन्वेस्टमेंट, ये होने से प्रेजेंटेशन बेटर होता है, लेकिन अब लिख लिए हैं तो रहने दो, ठीक है। तुम लोग चाहो तो आगे पीछे कर लो, अगर जगह है तो मिडिल में लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर फिक्सचर, पहले फर्नीचर फिक्सचर होगा तो बेटर प्रेजेंटेशन होगा। बिल्स रिसीवेबल, ये हम लोग का करंट एसेट है 15,000, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखे? बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं इस जगह पे, क्योंकि प्रीपेड वगैरह है तो बीच में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 15,000। सन्ड्री डेटर, ये बिल्स के आगे जाना चाहिए, 40,000। सन्ड्री डेटर यहाँ पर लिखेंगे, सन्ड्री डेटर,
सन्ड्री डेटर के लिए हमें एडजस्टमेंट दिया गया है प्रोविजंस का, तो इसको हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रोविजंस के लिए जगह चाहिए होगा। सन्ड्री डेटर के बाद ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल से लेस होता है, तो कैपिटल इधर लिखेंगे, यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि मेरा आधा पार्ट इधर है बैलेंस शीट का। कैपिटल, अब इसमें से लेस करना है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स थोड़ा सा नीचे लिखते क्योंकि पहले नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है प्रेजेंटेशन, फिर एडिशनल कुछ कैपिटल अगर होगा तो वो दिखाएंगे, फिर ड्राइंग्स। ठीक है, अगर पहले भी माइनस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 20,000। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद सैलरी, सैलरी में एडजस्टमेंट था, सैलरी पीएल में जाएगा 20,000 और एक लाइन हम लोग को जगह रख देना है, तो ये ट्रेडिंग में ही काफी हो जाएगा जगह। यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरीज 20,000, यहाँ स्पेस रखना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोल एंड फ्यूल, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाएगा, कोल एंड फ्यूल ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा। फैक्ट्री का एक्सपेंसेस तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ कहाँ लिखें, ये तो हम लोग का अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कितना जगह रखना चाहिए मुझे, ये कंजम्पशन निकलेगा, उसके बाद कोल एंड फ्यूल आ सकता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 कोल एंड फ्यूल। इसमें भी हम लोग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं 15,000। अच्छा, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो ये फैक्ट्री में ही आएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000। फिर बोला है जनरल एक्सपेंस, ये देखो जनरल एक्सपेंस हमेशा पीएल में आना चाहिए, जब हमें कुछ एक्सपेंसेस का वैसा खास पता ना हो तो हम लोग उसे पीएल में देते हैं, जनरल एक्सपेंस हमेशा पीएल में आएगा कहीं पर भी दिया हुआ हो, तो यहाँ लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंस। हम्म, 4,000 था शायद, देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो ये हम लोग का पीएल में आएगा, 2 एडवर्टाइजमेंट बोल के 5,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 2 एडवर्टाइजमेंट 5,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस हो जाता है, सेल्स कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में, तो ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं। अभी हमें सेल्स मिला नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्रेडिट साइड में तो कुछ अभी तक देखे ही नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ डेबिट साइड देख रहे हैं, तो सेल्स मिलेगा, उससे हम लोग लेस करेंगे सेल्स रिटर्न जो कि है 10,000। बैड डेप्ट, ये हम लोग का पीएल में जाएगा 4,000। 2 बैड डेप्ट, 4,000 बैड डेप्ट क्यों पीएल में जाता है, इसका भी लॉजिक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लॉस है, क्योंकि क्रेडिट सेल किया होगा तभी बैड डेप्ट हुआ है, तो बैड डेप्ट रिलेटेड विद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए ये पीएल में आता है। डायरेक्ट वेजेस बता ही दिया है, फैक्ट्री का है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो डायरेक्ट वेजेस इसके ऊपर लिख देते हैं 2 डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट आइटम है, तो डायरेक्ट को मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह था, अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो इसके नीचे ही लिखो। डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री 80,000, फैक्ट्री हम लोग नहीं भी लिखेंगे चलेगा, फैक्ट्री है बोल के ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इसे दिखा रहे हैं। पावर, अभी अभी मैंने पावर के बारे में बोला कि पावर जो वर्ड है ये मशीन चलाने के लिए जो कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो पावर हम लोग का जो है फैक्ट्री का खर्चा होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग में हमें दिखाना चाहिए, तो 2 पावर, इस पे भी कोई हम लोग का वैसे एडजस्टमेंट था नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे पावर 30,000। इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड हम लोग जब कर रहे हैं इसका मतलब हम लोगों ने कोई लोन वगैरह लिया होगा तभी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है,
तो इसमें हम लोग का एक प्रीपेड कंसेप्ट था। पहला बात है ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंस होगा, इसीलिए पीएल में जाता है, क्योंकि देखो लोन लेना ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, बिजनेस को जो भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि लोन लेने का काम स्किल्ड पर्सन का होता है, ठीक है, कि कैसे कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लोन मिले, तो वो हम लोग का इसीलिए पीएल में जाता है। तो इंटरेस्ट पेड यहाँ पर हम लिख देते हैं और एक लाइन जगह भी रखेंगे क्योंकि हमारे पास प्रीपेड था। तुम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, मैंने जैसे बोला ना, तुम लोग पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है, तो फिर याद नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 7000, ये मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड, ये भी हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि सेल कर रहे हैं तभी तो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो पीएल में आएगा। यहाँ एक लाइन जगह छोड़ के टू डिस्काउंट अलाउड। अब लॉस है तो डेबिट साइड में आता है। डिस्काउंट अलाउड 3000 था शायद, हाँ। फिर बोल रहा है कैरेज इनवर्ट। अब कैरेज इनवर्ट जो है, मैंने थोड़ी देर पहले किसी पॉइंट में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था। कैरेज इनवर्ट जो है किसी चीज को परचेस करके अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा होता है। नॉर्मली हम लोग इसे ट्रेडिंग में लिखते ही हमारा हैबिट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर है तो वो तो ट्रेडिंग के लिए फिनिश गुड्स लाने वाला है नहीं। किस चीज के लिए लाने वाला है? रॉ मटेरियल के कंजम्पशन के लिए। तो इसका मतलब ये रॉ मटेरियल के कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल परचेस के साथ रिलेटेड आइटम है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो डायरेक्ट वेजेस के नीचे लिखने से बेटर होता है, लेकिन अब क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू कैरेज इनवर्ट। और अगर तुम लोग के पास बिल्कुल जगह नहीं है तो पावर के नीचे लिख दो कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट हो जाएगा 15000। और एक ट्रीटमेंट भी हो सकता है, तुम लोग इस रॉ मटेरियल परचेस के नीचे भी ऐड करके लिख सकते हो, एक ही बात है, रॉ मटेरियल परचेस के नीचे ऐड करके लिख दो, या डायरेक्ट एक्सपेंस हेड करके उसके अंडर लिख दो अगर इतना जगह है तो। लेकिन क्या होता है ना, इतना एस्टिमेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन देख के कि कितने जगह का जरूरत होगा, ठीक है, फिर भी मैक्सिमम जगह रख के हम लोग काम करेंगे। तो कैरेज इनवर्ट हो गया। मैंने 3 ऑप्शन बता दिया, ऐसे लिख दो, जगह नहीं है तो नीचे लिखो, और क्या कर सकते हैं, या फिर परचेस के साथ ऐड करके भी लिख सकते हो, ठीक है, परचेस के साथ ऐड करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो कैरेज आउटवर्ड, इसके बारे में तो अभी डिस्कशन किया। कैरेज आउटवर्ड मतलब डिलीवरी का खर्चा, तो रिलेटेड विथ पीएल हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये पीएल का एक्सपेंस हो गया, तो टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड। हर एक बात का ना लॉजिक है, वो तो हम लोग करते करते रट लेते हैं कि ये यहाँ जाएगा वो वहां जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो कुछ रहा होगा तभी ऐसा रूल्स लाया गया है। तो यहाँ पर 7000 कैरेज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर बोल रहा है कमीशन पेड, तो कमीशन पेड है 9000, ये पेड है। हम लोग के पास कमीशन का एडजस्टमेंट था, बट कमीशन का एक्रूड जो है अर्निंग के ऊपर था, ठीक है, यानी ये तो एक्सपेंस है, पेड बोला है तो इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, ये कंफ्यूज मत हो जाओ। तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे टू कमीशन 9000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट साइड में देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग का 50000। अच्छा, परचेज रिटर्न परचेज से लेस होता है। परचेज कहाँ दिखाए है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न बोल के 5000 लेस करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल परचेज का ही बात हो रहा होगा। तो यहाँ पर लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 5000। और कुछ है नहीं शायद इसमें, ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। कैपिटल 1 लाख, ये यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएगा 24000। लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, ये क्रेडिटर के ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नॉन करेंट लाइबिलिटी है ना, लॉन्ग टर्म लोन बोला है। लॉन्ग टर्म लोन ये हम लोग का हो जाएगा 2 लाख।
इसमें भी हमारा कोई एडजस्टमेंट है नहीं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो हम लोग के पास प्रोविजंस का जो है ओल्ड बैलेंस है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ नीचे तो देखो मुझे जगह कम दिख रहा है, हम ये इसके ऊपर लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, ठीक है। इसमें हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, ओल्ड और न्यू करके। सैलरी को ना हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सैलरी 20,000 टू सैलरीज 20,000। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड अगर कुछ है उसे लिख के एडजस्ट करेंगे न्यू वाले अमाउंट से। तो ओल्ड है हम लोग के पास 2,000, और अगर तुम लोग चाहो तो बाई साइड भी उसे ब्रॉट डाउन कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। ओल्ड 2,000 है। उसके बाद सेल्स 8,50,000, ये ट्रेडिंग में चला जाएगा, सेल्स 8,50,000। तो ये नेट करके आ जाता है 8,40,000। अच्छा, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी है 23,000, यहाँ पर जाएगा बीओडी, बैंक ओवर ड्राफ्ट 23,000। ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ट्रायल बैलेंस को पुट किया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है उसे भी लिखना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं, और इसको हमें ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला ओपन है यहाँ पर, तो हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,00,000। ये हमेशा 2 बार पोस्ट होगा जितना भी डेटा है, तो ये यहाँ पर होगा एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रोविजन 5% क्रिएट करना है डेटर पे, तो बैलेंस शीट में जाते हैं, वहां डेटर मिल जाएगा, यहाँ क्रिएट करेंगे 5% पीबीडीडी। प्रोविजन फॉर पीबीडीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। तो 40,000 का 5%, क्योंकि बोला ही है डेटर पे क्रिएट करो, ये डेटर पे ही क्रिएट होता है। इस क्रिएशन का मतलब यही है कि जो मिस्टर पंडित है उनको डाउट है कि 40,000 में 2,000 जो है इन्हें नहीं मिल सकता है, ये डाउट है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म होने से बैड डेप्ट होता है। जब तक डाउट रहता है तब तक वो प्रोविजंस रहता है। जब डाउट क्लियर हो जाता है, मतलब अगर हमें ये पता चल गया कंफर्मली कि हमें ये पैसा नहीं मिलेगा, तभी वो बैड डेप्ट होता है। तो हम लोगों ने अपने डेटर को कम कर दिया है, करके 38,000 दिखाया। अब ये पीवीडीडी कहाँ लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे। तो देखो ओल्ड में था 2,000, न्यू का रिक्वायरमेंट भी हम लोग का 2,000 ही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को और पीबीडीडी कुछ भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी पीबीडीडी क्रिएट करने का जरूरत नहीं होगा। इसके बाद डिप्रिशिएशन, बिल्डिंग में 1,000, प्लांट मशीनरी पे 3,000, तो यहाँ लिख देते हैं, मिडिल मिडिल में लिख देते हैं टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, क्योंकि जगह नहीं है मेरा नीचे, ठीक है। डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 1,000, तुम लोग के पास जगह है तो नीचे नीचे लिख दो। और ये यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट का, ये तो जगह है, यहाँ लिख देते हैं टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, 3,000। अब ये दोनों हम लोग का यहाँ पर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यहाँ मिल जाएगा। डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 1,000, तो यहाँ पर लिखते हैं लेस डिप्रिशिएशन 1,000 और लेस डिप्रिशिएशन 3,000। 1,000 लेस करने से 99,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27,000, ठीक है। एक बार
देख लो कि मैंने सही कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। सही किया है, ठीक है। तो 27 और 99। अच्छा, ये भी दो जगह पे पुट हो गया। एक्रूड कमीशन 12,500 इज टू बी रिसीव्ड, ठीक है। तो एक्रूड कमीशन तो पीएल के बाई साइड में लिखेंगे, बाई, यहाँ एक लाइन रख देते हैं, जीपी ब्रॉट डाउन होगा, बाई एक्रूड कमीशन, बाई एक्रूड कमीशन ये हो जाएगा, कितना बोला है, 12,500, ठीक है। आप देखो, तुम लोग सोचोगे कि एक्रूड होने से एड वेड होता है, तो होगा, जरूर होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट साइड में देखो कमीशन का कोई डेटा ही नहीं था, मतलब फुल्ली, मतलब इसका एक्रूड है, ठीक है, मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं मिला है, फुल्ली एक्रूड है। इंटरेस्ट, अच्छा ये दो बार पुट होगा, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोग को। एक्रूड कमीशन हम लोग का एसेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनकम है बट हमें अभी तक दिया नहीं गया है, एसेट होगा। हम इधर लिख रहे थे गलती से, यहाँ पर लिखेंगे एक्रूड कमीशन 12,500। अच्छा, उसके बाद है इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है ना, उस पे इंटरेस्ट एक्रूड है 15,000, तो वो भी लिखना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट 15,000। और ये पीएल में भी जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी आएगा और पीएल में भी जाएगा, बाई साइड में, बाई एक्रूड इंटरेस्ट 15,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, यहाँ ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, ये आउटर कॉलम में ट्रांसफर करते हैं 22,000, और इसको करेंट लाइबिलिटी बोल के भी लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तुम लोग लेकिन एग्जाम में ये मत यूज करना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। प्रीपेड इंटरेस्ट, तो ये एसेट है, तो ये यहां पर आ जाएगा, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट बोला है 1,500, ये हम लोग इंटरेस्ट से लेस कर देंगे, पीएल में जगह रखा हुआ है, लेस प्रीपेड इंटरेस्ट 1,500, ठीक है। 5,500, मुझे लगता है मैंने प्रीपेड इंटरेस्ट का एंट्री तब गलत बताया था थोड़ा सा, अभी एक बार बता देते, मुझे लग रहा है गलत हुआ था। प्रीपेड इंटरेस्ट का एंट्री ऐसे होता है, ये देखो, प्रीपेड इंटरेस्ट ऐसे होना चाहिए, प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेड, ऐसे होना चाहिए, टू इंटरेस्ट पेड बोल के, ठीक है। फिर इसके बाद ये पीएल में जाएगा, पीएल डेबिट टू प्रीपेड इंटरेस्ट, ऐसे करके जाता है, ठीक है। मैंने शायद कैश या बैंक लिखा था, वो भी होगा, उसमें इसके पहले वाला एंट्री होगा, उसमें हो जाएगा मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाला एंट्री दिखाना चाहिए, लेकिन जो भी हो, ये हम लोग का क्लोज ऐसे करके होगा, ठीक है। उस वक्त शायद मैंने सिर्फ कैश का ही दिखा दिया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये भी हो गया, प्रीपेड इंटरेस्ट हम लोगों ने दो जगह पे पुट कर लिया, चलो कंप्लीट है। अब हम लोग एक एक करके ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या ऐड करना चाहिए, और ये वाला, ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा कितना स्टॉक हम लोगों ने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया है सेल करने के लिए। तो पहले कंजम्पशन जो है वो निकाल लेते हैं, 1,50,000 प्लस 5 लाख माइनस 5,000, 6,45,000 आ रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड, 6,45,000, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया है, प्लस 15,000 प्लस 80 प्लस 15 20 30 8,05,000। so 8,05,000। ओ, यहाँ एक चीज मैंने नहीं लिखा,
डेप्रिसिएशन, एक चीज गलत कर दिया, देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो था ना वो पीएल में नहीं जाना चाहिए, ये गलत हो गया ना कंसेप्ट। ये देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पीएल में लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि वो हैबिट रहता है हमारा पीएल में लिखने का, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अवेलेबल है तो यहाँ लिखना चाहिए। तुम लोगों ने भी मुझे नहीं बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसीलिए आंसर नहीं मैच हो रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3000, अब इसमें 3000 ऐड करेंगे, 8,08,000। देखो ओवरऑल आंसर टैली हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट तो गलत हो जाएगा। 8,08,000 तो ये लिखेंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 8,08,000। अब ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सेल करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। $8,08,000। अच्छा अब यहाँ पर कितना हो रहा है देखना पड़ेगा, ये हो गया हम लोग का 9,40,000। $57,000 ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब स्टॉक बेच के कितना कमा रहे हैं हम लोग। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 57,000 9,40,000, ये कंप्लीट हुआ। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 57,000, यहाँ जगह मैंने रखा हुआ है बाई ग्रॉस प्रॉफिट 57,000। अब इसका ऐड करते हैं 57 प्लस 12,5,000 प्लस 15,000 83, गलत कर दिया, 57,000 प्लस 15,000 प्लस 12,500 84,500 84,500। अब लेस करते हुए जाते हैं, ये हम लोग का इनकम है। अब इससे क्या क्या खर्चा पे किया, 22,000 सैलरी का, 1,000 डिप्रिशिएशन, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13, 5,500 माइनस 10 19,000 24,000 का आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 24,000 84,500। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। नेट प्रॉफिट 24,000, ये नेट करके कितना हो जाएगा 24 और माइनस 20 मतलब 4,000, 1,04,000। ठीक है 1,04,000 इधर हो गया ऐड। यहाँ पर देख लेते बाकी जो भी डेटा है, 2,50,000 और ये हो जाएगा 27 और 2,000 3,83,000। अब इधर भी अगर हम लोग का मैच हो जाता है 3,83,000 तो आंसर सही है। अच्छा लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 4,03,000 होगा, आंसर बोल रहा है, तो क्या गलत हो गया। 20,000 कुछ ऐड नहीं किया मैंने, क्या नहीं किया। $1,04,000, bills payable 24,000, sundry creditor 50,000, salary outstanding 2,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, सभी तो लिखा है। 1,04,000 फिर से करते हैं,
प्लस 2,50,000 2,74,000। हाँ, और ये हो जाएगा 25 4,03,000। सही बात है, पता नहीं तब कुछ गलत हो गया होगा। 4,03,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए, चेक करते हैं। 25,000 प्लस 15,000 प्लस 38 15 1 लाख। ये ऐसे लाइन लग गया है 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 15 प्लस 1,500 25 और इधर कुछ वैल्यूज है 99 27 और 30। $4,03,000 आ गया। 4,03,000 मैच हो गया। ठीक है, तो आसान था, वैसा कुछ खास एडजस्टमेंट है नहीं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है, इसीलिए नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो फाइनल अकाउंट जो सिर्फ सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बेस्ड करते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो वहां हमें काफी सारा एडजस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स फॉर ओनली ट्रेडर वाला जो कंसेप्ट होता है, जहां ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है, वो वाला सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर कंप्लीट हो गया तो आज इतना ही करते हैं।